निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं परिचर्चा में, वो है कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। कल्याण जी, केजरीवाल साहब की जो मुसीबत है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल पे मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि इस समय केंद्रीय सतर्कता विभाग ने भी नोटिस दे दिया है और केंद्रीय सतर्कता विभाग ने ये नोटिस दिया है कि शीश महल का पूरा चिट्ठा पिट्ठा खोला जाएगा, यानी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। लगता यह है कि केजरीवाल को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और उनकी हर चीज की ऐसी की तैसी हो रही है। स्पष्ट है अगर केजरीवाल साहब के और भी फाइलें खुलती हैं तो केजरीवाल साहब निश्चित ही जेल के अंदर फिट हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और विडंबना चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब में मिड टर्म पूल की स्थिति हो जाए। अभी तो फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में मिड टर्म पूल की स्थिति हो जाए, क्योंकि केजरीवाल साहब ना तो अपनी पार्टी संभाल पा रहे हैं, न ही अपने एमएलए को संभाल पा रहे हैं और न ही अपनी खुंदस उतर रही है उनकी, क्योंकि उनकी खुंदस दो आदमियों से बहुत ज्यादा देखने में मिल रही है। एक है भगवत मान जी जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और दूसरी है आतिशी, क्योंकि आतिशी को भी उन्होंने एक डमी बनाया था, लेकिन आतिशी भी इस समय सुपरसीड कर गई है। और आपसे अब ये जनता ये जानना चाहती है, क्या आम आदमी पार्टी अपने में ही घुल मिल के खत्म हो जाएगी या इसका कोई अस्तित्व नजर आ रहा है? क्योंकि शीश महल का जो इन्होंने दे दिया है, ऑडिशन दे दिया है शीश महल का, अब शीश महल के ऊपर तो होगी कार्रवाई। जी बोलें। नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि शीश महल की इंक्वायरी हो रही है जी, मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि शीश महल में अगर जनता का पैसा लगा है और आप पार्टी ने उसका दुरुपयोग किया है, तो जो अन्य पार्टियां सत्ताधारी है, सत्ता में बैठी है, उनके खिलाफ भी कभी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? या सिर्फ ये कि सत्ताधारी पार्टियां इनको मोहरा बनाकर एक विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश कर रही है या विपक्ष को नेस्त नाबूद करने की कोशिश कर रही है, ताकि आगे इलेक्शनों में हमारे को कोई फाइट नहीं कर सके, जनता की कोई आवाज नहीं उठा सके। तो ये देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब पार्टी सत्ता में थी तब कोई एजेंसियां जागृत नहीं हुई, और जब पार्टी सत्ता में नहीं है तो सारी एजेंसियां जागृत हो गई। मेरा सिर्फ ये मानना था कि जो ये हमारी पार्टियां हैं, ये किसी की गुलाम है या किसी के आदेश का या किसी के निर्देश का पालन करती है, क्योंकि जो पार्टियां हमारे संविधान के अनुसार है उनमें ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, या आप जो बता रहे हो कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है या चुनाव आयोग है, ये ऐसी बॉडीज है जो किसी के अधीन नहीं रहती, ये स्वतंत्र काम करती है, ये निष्पक्ष काम करने का इनको हमारे प्रावधान में एक उल्लेख है कि ये पार्टियां चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, अगर गलत है तो उसका पालन करेगी और करना चाहिए, यही इनका राज धर्म है। मगर अब ये परिपाटी एक चली आ रही है कि जिस आदमी को बराबर करना है, जिस आदमी को नेस्त नाबूद करना है, जिसका कैरियर खत्म करना है, या जिसको इस लायक नहीं छोड़ना है कि उसने हमारा कहना नहीं माना, हमारे विरोध किया, तो उसको बराबर करना है। तो इसी के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली एक आरएसएस का मुख्यालय बना है जिसका 3-4 दिन पहले उद्घाटन हुआ है,
जी। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो केंद्रीय कोई संस्था नहीं है, कोई भारत का कोई उपक्रम नहीं है। उसने इतना लंबा चौड़ा कार्यालय बना लिया जिसमें 350 एकड़ में फैला हुआ है। 12 मंजिल जिसने बिल्डिंग बना ली है और सारी 7 स्टार होटल की सुख सुविधाएं उसने वहां पर दे रखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक आम आदमी के माध्यम से या एक जनरल इंक्वायरी के हिसाब से जानना चाह रहा था कि हमारी एजेंसियां सोई हुई है क्या? कि उनके पास में इतना पैसा कहां से आ गया? वो टैक्स नहीं देते, उनके पास में कोई कार्य नहीं, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई कमाई का जरिया नहीं है। फिर वो पार्टी कहां से इतने बड़े पैसे, 150 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। या तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं 35-45 करोड़ रुपए की, वो भी एक गवर्नमेंट के ऑफिस में लगा है और गवर्नमेंट के अधिकारी या जो मुख्यमंत्री रहेगा वो उसको काम में लेगा, यूज करेगा। और हो सकता है उसने गलत किया। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से या अन्य किसी सोर्स से आपका अगर पता हो तो, कि ये 150 करोड़ का जो महल, शीश महल, राजमहल जो बनाया है, ये किसके काम आएगा? क्या ये देश के काम आएगा या देश की पार्टियों के काम आएगा? और अगर ये आएगा तो इसका मकसद क्या है? एक ऐसी पार्टी को जो आपके देश में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई टैक्स नहीं देती, कोई कार्य नहीं करती देश हित में, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, और उसने इतना लंबा चौड़ा ऑफिस बना लिया और सब लोग बात तालियां बजा रहे, और हमारा जो जितना भी सिस्टम है वो सब आंखें बंद करके बैठा है। भाई उसमें पैसा कहीं से तो लगा होगा ना, तो उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि पुलवामा कांड जो जहां पर हमारे 44-40 सैनिक शहीद हुए थे और 300 आरडी एक्ट बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के वहां पर पहुंच गया था। कल परसों उनकी बरसी थी, कल परसों उनको सारे देश ने याद किया, मगर ये सत्ताधारी पार्टियों ने उनका दुरुपयोग किया और अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका नाम लिया, फोटो छपाई और एक देश हित का चोगा पहनकर जनता को गुमराह किया। तो उसकी इंक्वायरी कहाँ हो रही है? उसके आगे क्या हुआ? कहां से आया था वो आरडीएक्स? कौन लाया था? उसके विक्टिम्स कौन है? और आगे नहीं होगा इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कहां तो महाराष्ट्र में 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अटैच करती है, इंक्वायरी करती है, और फिर वही व्यक्ति सत्ताधारी गवर्नमेंट के साथ मिलते हैं तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है और उसकी सारी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाती है। तो जनता के साथ ये हो क्या रहा है? ये तमाशे क्यों किए जा रहे हैं? अगर वो आदमी गुनहगार था और उसकी प्रॉपर्टी आपने अटैच करी और आपने मंच पे खड़े होकर भाषण दिए कि अजीत पवार चक्की पी सिंह कहाँ गई चक्की? वो आपके साथ यदि मिल गया, आपकी पार्टी के साथ में मिल गया तो पाक साहब हो गया, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई। जब तक वो आपके साथ नहीं था तब तक वो देश की प्रॉपर्टी थी, उसने देश के साथ धोखा किया। और ये ऐसे बहुत सारे हैं जो कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि अब तो कहते हुए डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई दूसरा आए, फोन आए और आपको उठा के थाने में बंद कर दे। तो अब तो डर लगने लगा है। एक पहले जो हमारे संविधान में था कि राइट टू स्पीच, राइट टू आस्क, कि हर आदमी को एक बोलने का और पूछने का अधिकार था, उसका प्रॉपर हनन हो रहा है। और हनन ये पार्टियां कर रही है कि कोई भी आदमी पूछता है उसका सीधा पिटाई करती है या बंद करती है। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सत्ता चल कैसे रही है और क्या हो रहा है। ओ टू सर। ध्यान जी, अगर आप देखें तो शीश महल में जनता का जो पैसा लगा था, ये बात सत्य है। उधर जो कोविड आया था, कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, बेड के लिए तड़प रहे थे। उस समय चीफ मिनिस्टर साहब जो थे अरविंद केजरीवाल साहब अपना शीश महल बनाने में व्यस्त थे।
कितनी मौतें अगर हुई हैं, अगर मौतों का भी हिसाब लिया जाए तो इसमें भी चीफ मिनिस्टर का ही हाथ था, क्योंकि न तो ये ऑक्सीजन इंतजाम कर पा रहे थे, न ही लोगों को संभाल पा रहे थे। खैर वो तो बात की बात है, वो तो सीबीआई जब जांच होगी अभी निकलेगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं होती नजर आ रही हैं। मुसीबतों का पहाड़ उन पे टूट पड़ा है और ऐसा भी हो सकता है कि 72 घंटे के अंदर इनको वापस जेल में जाना पड़े, और अगर ये जेल में एक बार फिट हो जाते हैं केजरीवाल साहब, ये वापस तो नहीं आएंगे, ये वापस में ही रहेंगे, जेल के अंदर ही रहेंगे। और अब देखना ये है कि ये अपने इनका कोई पोर्टफोलियो नहीं है अभी। अब न तो ये पार्टी के संभल में आ रही है, न तो इनसे एमएलए संभल रहे हैं, सब अपना अपना डपली, अपना अपना राज कर रहे हैं। केजरीवाल साहब बहुत ही खुंदक में हैं और अब क्या करेंगे, केजरीवाल साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये देखते हैं। और पंजाब जो है इनके हाथ से निकलता जा रहा है। हो सकता है पंजाब में मिड टर्म पूल की आशंकाएं जताई जा रही हैं, हो सकता है वो आशंकाएं सत्य भी हो जाए। आप ये बताएं कि इसके अंदर अगर केजरीवाल साहब के हाथ से पंजाब भी चला जाता है और वहां मिड टर्म पूल होता है, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मिड टर्म पूल होता है तो आप ये देखें कि वहां पे कांग्रेस का आना निश्चित तय है, क्योंकि पंजाब एक ऐसी। जी हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी आदमी को बदनाम करें, और हमको ये भी राइट नहीं है कि अगर कोई गुनहगार आदमी है और उसने देश के पैसे का, देश के टैक्स का दुरुपयोग किया है, तो उसको सजा नहीं मिले। बेशक सजा मिलनी चाहिए, और बेशक उस आदमी को एहसास होना चाहिए कि मैंने जो सत्ता में रहते हुए मैंने देश का पैसा और जनता का पैसा बर्बाद किया है। कल्याण जी, मगर यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। आपने देखा होगा कोविड में जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, बेड के लिए तरस रहे थे, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल बनाने में व्यस्त थे। वहां पे तो कुछ मानवता, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए थी इनमें, वो भी खत्म हो चुकी थी। जी देखिए, बोले। ये बात भी बिल्कुल बिल्कुल सत्य है आप जो कह रहे हो, मगर मैं खाली केजरीवाल को या आप पार्टी को इसमें दोषी नहीं मानता। ये मेरा अपना सोचना है, क्योंकि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र में हमारे भारत की सरकार रहती है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति रहते हैं, हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ये अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर देश में कोई आपदा है और देश में इस तरह की स्थिति हो रही है, तो जितना केजरीवाल को दोषी मान रहे हैं आप, मैं समझता हूं उससे ज्यादा दोषी हमारे प्रधानमंत्री साहब है, क्योंकि उनकी नाक के नीचे इस तरह की स्थिति हो रही है और उनको पता है कि ये जनता देश की जनता है, केजरीवाल की बपोती नहीं है, केजरीवाल की प्रॉपर्टी नहीं है, देश की जनता है, देश की जनता के हित का कार्य करने चाहिए थे। तो ये मैं मानता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उसमें बराबर के भागीदार है, और अगर केजरीवाल गुनहगार है तो वो भी गुनहगार है। जी जी, बीजेपी तो लगी हुई थी अपना संभालने में, लेकिन केजरीवाल साहब नहीं संभाल रहे थे। इनका काम था केवल आना मीडिया में और एक चिट्ठी लिख के दे देना। चिट्ठी लिख के देते थे, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप उसका इंतजाम करेंगे या प्राइम मिनिस्टर उसका इंतजाम करके देंगे? सेंट्रल उसका इंतजाम करेगी या चीफ मिनिस्टर इंतजाम करेंगे? चीफ मिनिस्टर करते हैं भाई साहब। सेंट्रल क्या हर चीज, छोटी मोटी चीजें देखेगी क्या? सेंट्रल को नहीं, तो ये पूरा इंडिया छोटी देखना है, मोटी भारत देखना है। कोविड की आपदा छोटी मोटी आपदा नहीं थी, नहीं और थी। कोविड की आपदा बहुत बड़ी आपदा थी। तो जी मैं तो, मेरा एक मानना है, देखिए आप माने नहीं माने, बाकी मेरा ये मानना है कि जी जो मुखिया है, 144 करोड़ लोगों का मुखिया है, वो हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद जी में मुख्यमंत्री होते हैं। तो अगर कोई विपदा आती है तो वो लोग बाग सर्वे करते हैं कि किस देश में क्या देना है, किस स्टेट में क्या बांटना है, किसको क्या फैसिलिटी देनी है। जैसा कि इंजेक्शन जो लगे, कोविड के इंजेक्शन सप्लाई हुए, तो अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगवाए। कोविड के इंजेक्शन सप्लाई किए तो गवर्नमेंट ने सप्लाई किए, ट्रेनें लगाई तो गवर्नमेंट ने लगाई।
तो यहाँ पर केजरीवाल पर सवाल उठाना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर किसी मुख्यमंत्री का इंडिपेंडेंट अगर स्टेट होता है तो उसमें तो फिर भी वो है कि तो उसने डिसीजन नहीं लिया, मगर यहाँ पे तो एलजी और केंद्रीय जो एजेंसी है वो डिसीजन लेने का पावर रखती है, और इनके कल- पास में सब पावर होते हैं। जी 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 बोलिए। कल्याण जी, ये तो स्पष्ट है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप देखिए शीश महल में 45 करोड़ का घोटाला है, और शीश महल में जो टॉयलेट्स वगैरह लगाई गई हैं या जो चीजें बता रहे थे, कर्टन्स वगैरह लगाए गए हैं, वो सब वहां है ही नहीं, गायब है वहां से। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या केजरीवाल साहब जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, या सेंट्रल जिम्मेदार है? कौन जिम्मेवारी ले रहा है? देखिए, या तो जो आरोप लगा रहे हैं वो जिम्मेदार है, या जिन्होंने जी चोरी की है वो जिम्मेदार है। अब अगर जी सत्ताधारी पार्टी आरोप लगा रही है कि वहां पर जो है गोल्डन टॉयलेट था या सोफा इतने का था, तो उसके बिल होंगे, आप उसके बिल शो होंगे कि कहां से परचेज आया, कहां से पैसा आधा आया, कहां वो लगा सब, और किस कल्याण में जी, लगा। वो सब कुछ पता कर लिया है इन लोगों ने, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पता कर लिया है कहां कहां से इनवॉइस हुआ है, कहां कहां से प्रोडक्ट आया है, और कहां कहां इंस्टॉल्ड हुआ था। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी बड़ी ये दुविधा है कि केजरीवाल साहब ने एक बार भी उसके बारे में, शीश महल के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है विशेष सूत्रों से कि जो शीश महल है वो शीश महल को एज अ हिस्टोरिकल प्लेस बनाया जाएगा, जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जनता को देखने के लिए। अब आप देखिए कितनी बड़ी चीज होने जा रही है। अगर शीश महल को खोल दिया जाता है जनता को देखने के लिए, तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति होगी, आप ये बताएं। देखिए, मैं आपकी बातों से बहुत तो सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और जी बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आप पार्टी आ रही है, ये सबको मालूम है। इलेक्शन के टाइम पे एक आप पार्टी के सांसद ने मीडिया को साथ लेकर ये गुजारिश करी थी कि शीश महल में जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप शीश महल को पब्लिक को देखने दीजिए और ये जनता को, ये संजय मीडिया को संजय देखने सिंह ने दीजिए। लगाया था आरोप, संजय सिंह और भरद्वाज जी ने, इन दो जी आदमी जी। ने। तो वो उस वक्त अगर दिखा देते तो जनता ज्यादा विश्वास करती बनिस्बत उसके कि आज आप दिखा रहे हो जनता को या हिस्टोरिकल पैलेस बना रहे हो। अब आप उसमें क्या लगाओगे, क्या उखाड़ोगे, क्या पछाड़ोगे और कितना क्या लगाओगे, ये जनता को भी नहीं है मालूम, क्योंकि अब आप पार्टी आपकी है, सत्ताधारी गवर्नमेंट आप है। आप उसके अंदर क्या लगाओगे और क्या बताओगे कि ये सही आप पार्टी ने बनाया था या केजरीवाल ने बनाया था। तो आरोप लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर ये उस वक्त शो कर देते और मीडिया को दिखा देते तो आज इनकी वाहवाही होती है, जनता को विश्वास होता कि हाँ बिल्कुल केजरीवाल जी ने बदमाशी करी है, देखने नहीं दिया, ये गोल्डन टॉयलेट है, ये बेड है, ये कर्टेन है, ये आपका फ्लोर है। तो ये सारी चीजें जो है अब वहां पर ये पूरा सोने का भी बना देते तब भी जनता को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पार्टी इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है, एलजी इनका है, सत्ताधारी पार्टी इनकी है, एजेंसीज इनकी कल्याण है। जी, जी कल्याण जी, जी ये सब चीज तो प्रूफ हो चुका है, कहां से ये इनवॉइस हुआ है, कहां से प्रोडक्ट आया है, ये सब चीजें सत्ताधारी पार्टी ने निकाल रखी हैं और सारी फाइल तैयार है। तभी तो सतर्कता विभाग ने शीश महल के दिए हैं ऑर्डर्स चेक करने के लिए, और ये आरोपों के खंडन में पड़ चुके हैं, और इसकी जांच के आदेश इसीलिए दिए गए हैं कि ये जांच की जाए और पता किया जाए कहां कहां से क्या क्या चीज लगा है। आप इतना कमजोर मत समझिए नहीं आम नहीं, आदमी देखिए पार्टी को। जी कमजोर कोई नहीं है, मगर मैं तो सिर्फ इतना सा ये जानना चाह रहा था कि जो मीडिया कुंभ चल रहा है, कुंभ में जो हादसा हुआ और वहां पर भी है कि डबल इंजन की सरकार है,
वो आज तक हादसे में मारे गए लोगों का आंकड़ा नहीं दे पा रही है, और वो केजरीवाल जी का शीशमहल खंगाल रही है। तो ये बहुत कल्याण जी, कुंभ का तो आंकड़ा दे दिया ना, 30 मरे हैं, 90 घायल। और क्या नहीं, आंकड़ा गलत है। चाहिए आपको? यही ऑफिशियल तो आंकड़ा गलत तो है। दे दिया गया है। यही इसीलिए विश्वास नहीं होता, क्योंकि जी इन्होंने ऑफिशियल आइडिया या ऑफिशियल आंकड़ा दे दिया, मगर ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। जो चश्मदीद है, जो सारी चीजें शो कर रहे हैं, जो वीडियोज आ रहे हैं, जिन लोगों ने आंखों देखा है, अगर उनकी मानते हैं तो ये सरकार सरासर झूठ बोल रही है, झूठी है, और अपने किए पे पर्दा डाल रही है। जब इन्होंने ये कहा था कि हम लोग बाग 100 करोड़ आदमियों की व्यवस्था कर रहे हैं, और 100 करोड़ आदमियों को आने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये 15 करोड़ में कैसे धराशायी हो गए? और 15 करोड़ लोगों में ये हताहतों की, जिनके परिवारजन गए, उनकी लिस्ट बनाने में नाकाम है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये केजरीवाल के साथ में नाइंसाफी नहीं करेंगे और वहां पर सत्यता बरतेंगे? और रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि आज कल की न्यूज है, एक पानीपत में इन्हीं के एमएलए के यहाँ छापा पड़ा है, उसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज मिली है, करोड़ों अरबों रुपए का सोना मिला है। और अभी कल ही ईडी की पार्टी, इन्हीं की पार्टी पे, इन्हीं का एमएलए, उसपे बीजेपी का एमएलए, उसपे रेड मारी है, इतनी प्रॉपर्टी, जिसमें 60 डिब्बे ज्वेलरी के भरे हुए ले गए, और अब 3 बड़े कल्याण जी बॉक्स। जी। अब कल्याण जी, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया ना, ईडी और सीबीआई के चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं है, और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं है। मोदी साहब तो उनको नहीं ऑर्डर देते हैं। अब तो ये क्लियर हो देखिए, गया। अगर ऐसी बात होती तो ये मुख्यालय जो बना है 150 करोड़ रुपए का, उसकी भी इंक्वायरी करते, उसकी क्यों नहीं इंक्वायरी होती है? भाई 150 करोड़ का मुख्यालय आपके सामने खड़ा है, 150 आप उसकी करोड़ का जो इंक्वायरी नहीं मुख्यालय करते? बनाया है आरएसएस ने, वो चंदे से बनाया है उन्होंने, या कैसे चंदा, बनाया है ये आरएसएस वाले ही बताएंगे ना, नहीं नहीं, कि देखिए कैसे वो वो मुख्यालय बनाया है, पैसे संस्था, कहां से आए उनके पास। वो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आज आप कल्याण जी, छोटी कल्याण जी, छोटी एक चीज आती है करते हो, आरटीआई। आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं कि आपके पास कहां से इतने पैसे आए, और कैसे आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया शीश महल। आप पूछ सकते हैं। नहीं, वो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जी जो संविधान के अनुसार, अगर हम कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाते हैं, छोटा सा उपक्रम लगाते हैं, तो जी जी, उसका हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और बिल्कुल। इन्होंने कोई बिना रजिस्ट्रेशन करवाए, बिना टैक्स दिए कह दिया कि इन 75 आदमियों से चंदा आया है, और 75 आदमियों ने ये इनकी बिल्डिंग बना दी। तो ये करते क्या है? ये क्या करवाते हैं उन लोगों को जिन्होंने चंदा दिया है? इनके पास कल्याण कौन जी, सा चंदा सोर्स है? तो कोई भी किसी को दे सकता है। चंदा आप किसी का राइट नहीं है कि आप उसको रोक सकते हैं। चंदा देखिए, तो आप आप भी ले सकते हैं। आप चंदा बिल्कुल आप सही ले कह सकते रहे हैं, हैं। अगर आप आप कोई काम कराना चाहते हैं देश हित में, और अच्छा काम कराना चाहते हैं, तो चंदा आपको मिल जाएगा। चंदा इससे के कोई लिए देश का देश हित तो खुला होगा? हुआ है। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि इस जी बिल्डिंग जी, बन जाने से, इस बिल्डिंग के बन जाने से देश का कहीं पे हित होगा? देश के काम आएगी ये कल्याण जी, बिल्डिंग? वो तो बात की बात है, हित होगा कि नहीं होगा, लेकिन आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था है और कैडर उनका बहुत ऊंचा है। ये आप भी जानते हैं, और भारत में आरएसएस के ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे नीचे सब है। ये आप देखिए मैं माने ना माने। देखिए मैं बिल्कुल सत्य हूँ, आपकी बात से मान रहा हूँ। मुझे कोई गुरेज नहीं है मानने में, आरएसएस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। जी मगर मैं तो थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि देश की राजनीति किस रूट पे चल पड़ी है, कि जो करेक्ट। कहीं पे दखल नहीं है, जिस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। और आज तक जिस कांग्रेस ने, आप 60 साल, 50 साल, 70 साल जो कहते हो राज किया, 60 साल राज किया, आज कांग्रेस का एक मुख्यालय 4 मंजिल से बड़ा दिखा दीजिए, या ऐसा दिखा दिए जिसमें 5 स्टार की होटलें हो, 5 स्टार जैसी फैसिलिटी हो, और ये उनको बदनाम करते हैं। जबकि आज बीजेपी के सत्ताधारी पार्टी के हर कल्याण स्टेट में
फाइव स्टार होटल जैसे उपक्रम बने हुए हैं, फाइव स्टार होटल जैसे सुविधाएं मिली हुई। कल्याण जी, कांग्रेस तो एक दिखाने के लिए उसने कार्यालय बनाया, बाकी सारे पैसे तो कांग्रेस के स्विस में बैंक में पड़े। ये इंडिया में किसने कोई कहा पैसा सर? नहीं है इनका। देखिए, आप भी अच्छी तरह बिल्कुल जानते हैं, सब स्विस बैंक में पैसे हैं इनके। ये भी एक जुमला है। और जब 2014 में गवर्नमेंट बनी थी, तब जी यही जुमला इन्होंने कहा था कि स्विस जी बैंक जी में जितने भी लोगों का पैसा है हम वापस लाएंगे, काला धन जी वापस लाएंगे। तो आया क्या काला धन? या स्विस जी। बैंक में साल में किसी का लिस्ट डिक्लेयर हुई कि भाई इसी के पास में इतना इतना काला धन है? तो हमारी गवर्नमेंट कल्याण इतनी जी, कमजोर है कल्याण जी, कि स्विस बैंक एक ऐसा बैंक है, ये कोई चीज सार्वजनिक नहीं करता है, सबकी चीजें गोपनीय रखता है। फिर आप ये अगर देखें, अगर स्विस बैंक में हस्बैंड वाइफ का भी अकाउंट है, तो हस्बैंड को वाइफ का नहीं बताया जाता है, वाइफ को हस्बैंड का नहीं बताया जाता है। फिर यही एक बीजेपी को उनकी सेंट्रल पॉलिसी है स्विस बैंक की। ऐसी ऐसी पॉलिसी है, तो फिर बीजेपी को कैसे पता लग गया कि कांग्रेस के वहां पर पैसा है? और अब तो स्विस बैंक ये कह रहा है कि 2014 के बाद में स्विस बैंक में जितना पैसा था उससे 3 गुना हो गया भारतीयों का हम्म। पैसा। तो 3 गुना कहां से हो गया? अब ये चोर पार्टी जिसे आप बोलते हैं कांग्रेस, ये तो सत्ता में है नहीं। इसके कहीं पे कोई राज्य स्टेट में भी 4-5 स्टेट में है। तो 3 गुना पैसे कैसे हो गया वो? उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करेगा, उसके बारे में कोई जी डिक्लेयर नहीं करेगा, कोई स्पीच नहीं देगा। वो कह रहे थे कि 15 दिन में, 2014 में ये कहते थे कि 300 दिन में हम इनको जेल के पीछे भेजेंगे और सारा काला धन वापस ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को मिल जाएंगे। वो कहाँ गए? कोई बात ही नहीं करता आपको। कोई ये नहीं कहता कि स्विस बैंक ने इसी व्यक्ति के नाम ये किया। और जो पहले ये लिस्टें देते थे कि इसी व्यक्ति के नाम इतने इतने पैसे हैं, आज वो लिस्टें कहाँ गई? आज सब गोल हो गई, सब गायब हो गई, सब नदारद हो गई। अब सिर्फ ये रह गया कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, सत्ता पे काबिज रहो और अपने ही लोगों को कल्याण कुटवाओ। जी, कल्याण जी, जी, भारत देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म बिल्कुल नहीं है। आपका गलत सोचना है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। मैं मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, देखिए, जो बीजेपी को वोट पड़े, आप वोटिंग पे आ जाओ, जो बीजेपी को वोट पड़े हैं दिल्ली में, मुस्लिम वोट एक भी नहीं पड़े हैं, वो सारे हिंदुओं के वोट पड़े हैं, कॉन्सोलिडेटेड हिंदू के वोट हैं। और अगर आप उसको वोट वाइज जाएंगे तो हिंदू के कॉन्सोलिडेटेड वोट से ही बीजेपी जीती है, चाहे इसमें जिताने का हाथ कांग्रेस का रहा हो। बिल्कुल, आप इस देखिए बात को माने। मैं ये मानता हूं कि वोट देना हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। वो चाहे बिल्कुल। से हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसको वोट देता है उसको फोर्स नहीं कर जी सकते। जी किसने जी किसको वोट दिया है ये या तो देने वाला बता सकता है या लेने वाला बता सकता है। मगर मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता था कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है, हमारे विश्व गुरु जो है, फिर जी जनता के स्टेज पे खड़े होकर ये इस तरह का स्पीच क्यों देते हैं कि ये जी आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके बच्चों की प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम कर देंगे। तो ये क्या है फिर? अगर यहाँ पर ये इस तरह हिंदू मुस्लिम नहीं मानते हम, तो ये भी हमारे जो लीडर जो है 144 करोड़ लोगों के जो मुखिया हैं, वो अगर आदमी स्टेज पे खड़ा होकर इस तरह की अनर्गल बातें करे, तो ये देश को देख लीजिए कहाँ ले जाने वाली स्थिति है या किस तरह की राजनीति है। तो मुझे तो ताज्जुब क्या- ये होता है कि कोई पार्टी ये नहीं बताती है कि हम देश के लिए क्या करेंगे और देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे। आज कोई पार्टी या हमारे जो विश्व गुरु है, इन्होंने ट्रंप के पास में गए, 2 दिन का दौरा था अभी कल परसों का, मगर उनको ये नहीं कहा कि हमारे जो भारतीय भाई आपके पास में रह रहे थे, आपने उनके पाँव में बेड़ी और हाथों में हथकड़ी डाल के कैसे ले गए? आप हमसे चर्चा करते, आप हमारे दोस्त हो, हमारे मित्र हो, हम आपके साथ में सहयोग करना चाहते हैं। और आज मीडिया जो है ना बहुत बड़ी बड़ी तारीफ करते हैं कि ट्रंप साहब ने मोदी जी की कुर्सी खींच के मोदी जी को बिठाया। अरे भाई, मोदी जी को बिठाया, आप ये भी तो बताओ ट्रंप साहब ने बेड़ियां डाल के
और डिटेंशन सेंटर में 7 लाख लोगों को रखा हुआ है, वो भी तो हमारे भाई बंदे। कल्याण जी, अभी 140 प्रवासी मजदूर अमृतसर आज शाम तक लैंड कर जाएंगे या कल सुबह तक आ जाएंगे। आप बेफिक्र रहे। जो ट्रम्प साहब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो विश्व गुरु जिनको आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ये गए हैं, इन्होंने वहां बातें की हैं, बातें और पता चलेंगी क्या हुई है क्या नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप चिंता रहित रहें इसके बारे में। हमारे पास टाइम इतना ही था। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, धन्यवाद सर।